मुझसे हर मरीज का एक कॉमन सवाल होता है, क्या कीमोथेरेपी से बाल झड़ जाएंगे? ये ऐसा सवाल है जो मेरे से लगभग हर मरीज पूछता है और शायद सवाल जायज भी है, क्योंकि कीमोथेरेपी से बाल जो है झड़ते हैं तो उनसे केवल लुक की बात नहीं होती है, लुक या अपीयरेंस की बात नहीं होती, ये एक कॉन्फिडेंस की भी बात है कि आपका जो है हेयर्स जो है आप देखना कि एक कॉन्फिडेंस की निशानी भी बनते हैं। तो इसलिए हर मरीज का ये सवाल मेरे से पूछना एक जायज भी हो जाता है। तो आज हम इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं कि क्या हर कीमोथेरेपी से बाल झड़ते हैं, या ये कहिए कि कौन कौन सी कीमोथेरेपी है जिनसे बाल झड़ते हैं। दूसरा, क्या ऐसे भी कोई ट्रीटमेंट है जिनसे बाल नहीं झड़ते हैं। तीसरा ये कि क्या ये बाल झड़ना टेम्परेरी है या परमानेंट। बाल कब झड़ना शुरू होते हैं, कितना झड़ते हैं, क्या बाल वापस आ सकते हैं और वापस आएंगे तो क्या बाल नॉर्मल होंगे, और क्या इस बाल को झड़ने को रोका जा सकता है। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में आज अंत तक, क्योंकि हम इन सभी सवालों के जवाब देने वाले हैं। और अंत में मैं ये भी बताऊंगा आपको कि ऐसे कौन से तरीके हैं जिनसे बाल झड़ने को कम किया जा सकता है, बाल झड़ने को जो है रोका जा सकता है या कम किया जा सकता है। मेरा नाम डॉक्टर ताराचंद गुप्ता है। मैं जयपुर में कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट। पिछले 15 साल से कैंसर मरीजों का इलाज कर रहा हूँ और साथ में जेरियाट्रिक ऑन्कोलॉजी भी मैं देख रहा हूँ। अभी सबसे पहले हम बात करते हैं कि कीमोथेरेपी में बाल झड़ते क्यों हैं। अब इसका बड़ा ही एक कैलकुलेटेड सिंपल सा सवाल वो तरीका है, ऐसा नहीं है मतलब कि ना, मतलब बहुत ही एक सिंपल वे में है ये कि कीमोथेरेपी क्या करती है, कैंसर सेल्स को मारती है। हमने पिछले वीडियोज में देखा है कि कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट भी होते हैं, कैसे होते हैं और क्या साइड इफेक्ट होते हैं, वो सब हमने बात किया है। तो क्या होता है, कैंसर सेल्स के अलावा कुछ नॉर्मल सेल्स को भी अफेक्ट करती है। कीमोथेरेपी की एक आदत होती है कि जो फास्ट ग्रोइंग सेल्स होती हैं उनको अच्छा ज़्यादा किल करती है, ज़्यादा मारती है, क्योंकि कैंसर सेल्स फास्ट ग्रोइंग होती है तो उनको भी फास्ट मारती है। साथ में हमारी बॉडी में जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं जिनसे बाल निकलता है, वो हेयर फॉलिकल्स भी तेजी से ग्रो करने वाली सेल्स हैं। वो तेजी से ग्रो करती हैं, तभी तो आप देखेंगे कि हमको हर महीना 15 दिन 1.5-2 महीने में हमको बाल कटाने के लिए जाना पड़ता है बार बार, क्योंकि इतना तेजी से ग्रो करते हैं, इतने बाल बढ़ जाते हैं हम। तो जब वो तेजी से ग्रो करती है तो कीमोथेरेपी इनको भी अफेक्ट करती है और हेयर लॉस होता है। आगे बात समझ में आपको? तो बड़ा ही सिंपल सा तरीका है। और देखेंगे इसके अलावा जैसे आप देखोगे कई बार कि नाखूनों में भी चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं, क्योंकि नाखून भी तेजी से बढ़ते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा तरीका है कि जहां भी फास्ट ग्रोइंग सेल्स होगी कीमोथेरेपी वहां काम करती है, और इसीलिए कैंसर के साथ साथ हेयर लॉस भी करती है। अब हम बात करना चाहेंगे कि ऐसी भी कौन सी दवाइयां हैं, ऐसी कौन सी कीमोथेरेपी हैं जिनसे बाल ज्यादा झड़ते हैं। तो अगर हम बाल झड़ने की बात करें तो क्या सबसे बाल झड़ते हैं? नहीं, कुछ कॉमन जो है कीमोथेरेपी हैं जिनसे बाल झड़ते हैं। खासकर जैसे कि जो महिलाओं का सवाल होता है, और उनका क्या होता है कि ब्रेस्ट कैंसर सबसे कॉमन पाया जाने वाला कैंसर है, और ब्रेस्ट कैंसर में पाई जाने वाली दवाइयां कौन सी हैं जिनमें ज्यादातर बाल झड़ते हैं, जैसे डॉक्सोरोबिसिन, एपिरोबिसिन, साइक्लोफॉस्फेट, डॉक्सीटैक्सल, पैक्लिटैक्सल। ये कुछ ऐसी कीमोथेरेपी हैं जिनमें हेयर लॉस मैक्सिमम होता है। ऐसा नहीं है कि ये केवल फीमेल में करेंगे, जब इन दवाइयों का जो मेल में होगा तो मेल में भी होंगी, और कई और भी दवाइयां हैं, पर ये बहुत कॉमन दवाइयां हैं जिनसे हेयर लॉस होता है। अब बात करते हैं कि क्या कोई ऐसे भी ट्रीटमेंट है जिनमें हेयर लॉस नहीं होता है। तो आप अगर मेरे से इसका सीधा सवाल का जवाब जाएंगे तो मैं बोलूँगा हाँ, ऐसे ट्रीटमेंट हैं। तो ऐसे भी कई ट्रीटमेंट हैं जिनसे में हेयर लॉस कम होता है, जिनमें कि अगर अपन देखें यह ना के बराबर होता है। जैसे कि नए जमाने के जो ट्रीटमेंट चल रहे हैं, इम्यूनोथेरेपीज, एंटीबॉडी ड्रग कॉन्जुगेट्स, टारगेटेड थेरेपीज, हार्मोनल थेरेपीज एंड सम अदर ओरल टीकेआईज वगैरह जो है, उनसे जो है हेयर लॉस कम होता है। बिल्कुल सही बात कर रहा हूँ मैं। तो इनमें हेयर लॉस कम होता है या ना के बराबर होता है, लेकिन बात यह कि ये हर मरीज को नहीं दी जाती है, इंडिकेशन वाइज दी जाती है। किस कैंसर में देना है, किस स्टेज पे देना है, किस पेशेंट को देना है, ये सब फैक्टर मिलकर डिसाइड करते हैं कि देना है कि नहीं देना है। अब हमारा अगला सवाल आता है कि ये बाल झड़ना कब शुरू होते हैं, ये कब ज्यादा झड़ते हैं। ये बाल जब झड़ना शुरू होते हैं, आप देखोगे कि पहली जो कीमोथेरेपी होती है उसके 2 से 3 हफ्ते के अंदर बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं, और दूसरी तीसरी कीमो पूरी होने तक यानी लास्ट तक तो बाल पीक पे झड़ते हैं, यानी कि मैक्सिमम बाल झड़ चुके होते हैं। इसलिए कोई डरने वाली बात नहीं है। और अब हम ऐसी जगह पे क्या बोलते हैं, पेशेंट्स को हम पहले बोलते हैं भाई तुम बाल अपने निकलवा दो सिर के। और जो ये हेयर लॉस होता है ये केवल ऐसा नहीं सिर का होता है, आईब्रोज, आई लैशेज, बॉडी के बाकी हेयर भी जाते हैं। हाँ, कुछ हद तक परमानेंट नहीं, ऐसा नहीं है कि सबके पूरे हेयर चलेंगे, लेकिन ये वाले पूरे ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ हद तक
ये भी जाते हैं। इसलिए जो है आपको जब हेयर लॉस वाली जब कीमोथेरेपी दी जा रही हो तो सबसे बेस्ट है कि अपने बाल पहले ही निकलवा दो, क्योंकि ये बाद में वापस आ जाएंगे, टेम्परेरी हैं। हेयर लॉस टेम्परेरी है, परमानेंट वाले आ जाएंगे। अब बात आती है आपको कि कीमोथेरेपी के बाद जो है ये बाल वापस भी आ सकते हैं। अगर मुझसे इसका जवाब पूछो तो इसका जवाब हाँ में है। जी हाँ, 95% या 100% वजह से तो समय बाल वापस आते हैं। टाइम होता है 4 से 8 हफ्ते के अंदर बाल कुछ आना वापस शुरू हुए थे, 6 से 12 महीने के अंदर बाल काफ़ी हद तक आ जाते हैं, बिल्कुल नॉर्मल ग्रोथ हो जाती है। और उसके अलावा अब लोगों को फिर इसमें क्या टेंशन है, अब लोगों को टेंशन क्या होती है कि इसमें कई पेशेंट्स में शुरुआत में बाल किसी बिल्कुल सॉफ्ट आएंगे या बिल्कुल कमजोर थिन बाल आएंगे, ग्रे कलर के आएंगे, करली हेयर आ सकते हैं। तो हम इन बालों को जो कीमो के बाद जो आते हैं इस तरह के बाल, उनको कीमो कर्ल्स कहते हैं। लेकिन इससे आपको घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि कुछ ही टाइम में ये बाल नॉर्मल हो जाते हैं, कुछ ही टाइम हो जाता है। इसलिए भी हम बोलते हैं कि हेयर लॉस से आपको घबराना नहीं चाहिए। अब हम बात करते हैं कि क्या हेयर लॉस को रोका जा सकता है, बालों के झड़ने को क्या रोका जा सकता है या कम किया जा सकता है। तो अगर कोई मेरे को पूछे कि क्या 100% तरीका है कि जिन कीमोथेरेपी से बाल झड़ते हैं उनको पूरी तरह रोका जा सकता है, बोले मेरा जवाब होगा ना। लेकिन क्या रोका जा सकता है? हाँ, क्योंकि अगर हम 50-60% तक हेयर लॉस को कम किया जा सकता है। हम कुछ जो अब मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ तरीके, उनको अगर काम में लेते हैं तो कुछ हद तक कम किया जा सकता है। तो सबसे पहले इसमें आती है स्कैल्प कूलिंग या कूलिंग कैप का यूज करना। तो स्कैल्प कूलिंग या कूलिंग कैप क्या करती है कि कूलिंग करके और स्कैल्प की हेयर सप्लाई को रोक देती है, यानी कि हेयर सप्लाई को मिनिमम कर देती है, ब्लड सप्लाई को जो है हेयर सप्लाई ब्लड सप्लाई को कम कर देती है, जिससे कि ब्लड जो है हेयर रूट्स तक नहीं पहुंचता है और उसकी वजह से बाल झड़ना रुक जाता है। लेकिन ये सभी कीमोथेरेपी में कारगर नहीं है, और मैंने फिर से बताया कि इसकी वजह से ये तय नहीं होता कि सब ट्रीटमेंट कौन सा करना है, क्योंकि ट्रीटमेंट तो वही करना है जो हमारा सबसे अच्छा होता है। दूसरी बात, हमारे को हेयर केयर जेंटल होनी चाहिए। जेंटल मीन्स ऐसा नहीं कि स्ट्रांगली कंघी कर रहे हैं, मतलब ज्यादा जोर से कंघी कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। तौलिए से जो हम बालों को रब करते हैं, रगड़ते हैं, वो भी बहुत स्ट्रांग नहीं होना चाहिए, या बहुत घिस के बहुत तेज ऑयल मसाज कर रहे हैं बालों की, जो है अब तो बस बाल इसी से सही होंगे, ऐसा नहीं। तेजी से रबिंग नहीं करनी है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रबिंग नहीं करनी है हेयर लॉस के लिए। हेयर लॉस को रोकने के लिए उल्टा ये हेयर लॉस को बढ़ा सकते हैं। तो फिर क्या करना चाहिए हमको, जो बिल्कुल हल्के वाले माइल्ड इंटेंसिटी वाले सल्फेट फ्री शैम्पू होते हैं वो यूज करने चाहिए। दूसरा, अगर हमको ऑयलिंग करनी है तो बहुत ही आराम से हल्का हल्का कोकोनट या आलमंड ऑयल लेकर के सॉफ्टली जो है ऑयल जो है बाल रूट्स पे लगाना चाहिए, हेयर रूट्स पे। उसके अलावा अगर हम बात करें, डाइट बड़ा इंपॉर्टेंट प्ले करती है। आयरन रिच, प्रोटीन रिच एंड विटामिन रिच डाइट जब हम लेते हैं तो हेयर लॉस कम होता है। इनको अगर हम प्रॉपर मात्रा में ऐसी डाइट लेते हैं तो हमारा हेयर लॉस कम होता है। उसके अलावा स्ट्रेस मैनेजमेंट यानी तनाव को कम करना, हमको तनाव कम करना है, जिसके लिए हम मेडिटेशन को काम में ले सकते हैं, एक्सरसाइज को ले सकते हैं, योगा को ले सकते हैं, दोस्तों के साथ मिलना है, पीयर ग्रुप के साथ उठना बैठना है। ये सब अगर हम लेते हैं तो हम जो है तनाव को कम कर पाते हैं और उसकी वजह से हमारा हेयर लॉस कम होता है। अब अगर आपको ये जानना है कि कीमोथेरेपी के बाद शरीर में और क्या क्या बदलाव होते हैं, बॉडी में, माइंड में क्या क्या बदलाव होते हैं, तो मैंने इस पर भी एक वीडियो बनाया हुआ है। आप जाकर हमारा ये वीडियो देख सकते हैं कि कीमो के बाद क्या होता है। ये 3 बातें जो हर मरीज को जाननी चाहिए। अगर आपको भी ऐसे ही कोई डाउट्स हैं बाल के बारे में या कोई और कैंसर चीज के बारे में, तो आप हमारा ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हमारे को सवाल लिखते रहिए, हम उनके जवाब देते रहेंगे।